माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आप सब बहुत अच्छे होंगे। और अभी तक जैसे हम पढ़ चुके हैं, आपने हिस्ट्री पढ़ा, हिस्ट्री में मतलब कि आपने ज्योग्राफी पढ़ा, हिस्ट्री पढ़ा, अब तक बहुत सारी चीज़ें आपने पढ़ी है। जो आज हम अपनी क्लास लगाने वाले हैं, ये हमारी क्लास कौन सी होगी? ये हमारी हिस्ट्री क्लास है, यानी कि इतिहास की क्लास है। 9th क्लास की आज हम बात करेंगे। अब से पहले जब आपने हिस्ट्री को पढ़ा होगा, 6th में पढ़ा होगा, 7th में पढ़ा होगा, 8th क्लास में पढ़ा होगा, तो आपने क्या देखा उसमें? अपने भारत के इतिहास को, हमने अपने देश के इतिहास को जाना, ठीक। लेकिन अब जो हम 9th क्लास जब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, उसका जो जो स्टार्टिंग हो रही है वो किस चीज़ से स्टार्ट हो रही है? विश्व इतिहास से स्टार्ट हम इसको करने वाले हैं। तो जो हमारा पहला चैप्टर है वो क्या है? फ्रांसीसी क्रांति को लेकर उसके बारे में कंप्लीट हमें बताया गया है। अगर हम इससे पहले की बात करते हैं, यानी कि भारत के इतिहास की बात करते हैं, पुरातन हमारा जो इतिहास रहा है, उसके बाद में हमारा एक मध्यकालीन भारत रहा है, उसके बाद में फिर हमारा एक आधुनिक भारत रहा है, एक इतिहास रहा है हमारे देश का। ऐसे ही जो पूरे विश्व का भी इसी तरह से एक इतिहास है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारी अपनी बुक्स में, जो आज हम पढ़ने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले हम फ्रांसीसी क्रांति को पढ़ेंगे। अच्छा, इस फ्रांसीसी क्रांति को हमें पढ़ना कैसे है, समझना कैसे है, उसको इतना ज़्यादा घुमा फिरा के हमें नहीं पढ़ना होगा, बहुत आसान से तरीके से आज हम इसको पढ़ने वाले हैं। जैसे कि जब आप सोच के चलिए, आप एक ऐसे राज में हो, मतलब आप खुद सोचना, या अपने आप घर को भी ले लीजिए, जहाँ पर मतलब सब कोई अपनी अपनी चलाए। क्या आप ऐसा मानते हो? मान लीजिए कि आप ये जो बड़े हैं या कोई और है या आपका पड़ोसी है, वो सिर्फ अपनी चलाए, आपकी कुछ सुने ही नहीं। जब वो कहे आप खाओ, जब वो कहे आप उठो, जब वो कहे सब काम आपको तभी करना है। दूसरा, एक आप ऐसे देश के बारे में अब आप सोचिए, एक ऐसा देश जहाँ पर अगर रोटी भी खानी होगी तो उसके लिए भी आपको टैक्स पे करना होगा, या वो इतनी महंगी होगी कि शायद आप उसको खरीद ही ना पाओ। आप बच्चे हो, ठीक है, आप एक टॉफ़ी लेने के लिए भी जाते हो, कितने की टॉफ़ी लेते हो? मान लीजिए 1 रुपये की ले ली, 2 रुपये की ले ली। अगर आप सोच के देखो, अगर वही टॉफ़ी 1 रुपये वाली टॉफ़ी, आपको पता है इसका दाम 1 रुपये है, और कोई दुकान वाला आपसे ये कहे कि नहीं, ये टॉफ़ी अब 1 रुपये की नहीं होगी, गवर्नमेंट ने बोल दिया है कि अब ये टॉफ़ी का जो रेट हो गया है वो 100 रुपये हो गया है, तो क्या आप उसको खरीदोगे? नहीं खरीदोगे ना, मन करेगा आपको, लेकिन वो एक सिर्फ टॉफ़ी है, आप उसके लिए इतना करते हो। उस टाइम पर देखो, फ्रांसीसी क्रांति की जब हम बात करेंगे, वहाँ पर एक जो पाव रोटी जो थी, उनकी जो खाने की जो रोटी भी थी, उस पर भी टैक्स लगा दिया गया था। एक ऐसी क्रांति के बारे में हम बात करने वाले हैं। एक ऐसा तानाशाह वहाँ का राजा था जिसने बोल दिया कि हाँ, मैं ही हूँ, मैं ही राज्य हूँ, जो मैं कह दूंगा वही होना है, जैसे मैं कहूँगा सिर्फ ऐसे ही आपको करना है। हम एक ऐसी क्रांति के बारे में आज पढ़ने वाले हैं, और वो किस तरह से, मतलब कि एक विश्व की क्रांति में फ्रांस की क्रांति किस तरह से हमारे देश से जुड़ी आकर हमने उनसे ऐसी कौन सी चीज़ सीखी जो हमने अपने यहाँ पर अप्लाई किया। हमारा देश आज़ाद हुआ, उसके बाद हमने उन चीज़ों को अपने यहाँ पर भी अप्लाई किया, कैसे उसने प्रभावित किया, उसने मतलब कि विश्व की क्रांति ने कैसे बाकी देशों को प्रभावित किया, हमारे देश को प्रभावित किया। हम इन सब चीज़ों को भी इसमें देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ऐसे राजवंश की, बुर्बो राजवंश की हम बात करेंगे। उसके राजा रहे हैं, यानी कि जो हम बात करने वाले हैं, तो वो तो हम लुई 16 की बात करेंगे, लुई 16 के बारे में हम पढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले लुई 14 था, वो थोड़ा बहुत उसका राजकाज अच्छा रहा था, लेकिन वो भी एक तानाशाह था। लुई 15 वहाँ पर आए, यानी कि लुई 15 वहाँ पर आए, उनका वो भी इसी तरह से थे, लेकिन वो एक अयोग्य शासक थे, वो योग्य शासक नहीं थे। लेकिन उनको हटाकर 1774 से लेकर 1792 तक जिन्होंने राज किया, और जिनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, उस क्रांति के बारे में, जिसके राज में क्रांति आई थी, क्रांति का रीज़न क्या, मतलब कि उसका कारण क्या बना था, उसके आर्थिक कारण क्या रहे थे, राजनीतिक कारण क्या रहे थे, उसकी पृष्ठभूमि कैसे बनी थी, कैसे वहाँ से नेपोलियन बोनापार्ट का उदय हुआ था, ये सब हम इस फ्रांसीसी क्रांति के अंदर पढ़ने वाले हैं। लेकिन हम पॉइंट टू पॉइंट इसमें चलने वाले हैं। अगर आप पूरे क्लासेस को, मैंने इनको पार्ट्स में डिवाइड किया है, ठीक है, मैंने उनको पार्ट्स में डिवाइड किया है। अगर आप सभी पार्ट्स को इसको देखना चाहोगे, यानी कि आज मैं पार्ट 1 की बात करूंगी, फिर इसके बाद हम पार्ट 2 को देखेंगे, पार्ट 3 को देखेंगे, जितने भी पार्ट्स में हम इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे, हम इसको करने की पूरी कोशिश करेंगे। उसके बाद हम सभी क्वेश्चंस जो हमारी बुक्स में दिए हुए हैं, उनको हमें किस तरह से कवर करना है, कैसे उनको तैयार करना है, ये सब भी हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो हम अपनी क्लास स्टार्ट करने से पहले हमें आपको जो इसके लिए पूरे एक फॉर्मेट
फॉर्मेट तैयार की गई है जो मैं आपको भी दिखाना चाहती हूँ। अभी आपको उसको देखना होगा, आराम से ध्यान से आपको उसको पढ़ना होगा। तो एक बार हम देखते हैं इसके बारे में, थोड़ा सा हम पढ़ते हैं। देखो ये जो लुई 14 था ये 1643 से लेकर 1715 तक रहा है। अत्यधिक केंद्रीय कैसे था, मतलब कि वो स्व केंद्रीय, यानी कि सिर्फ जो उसने बोल दिया सिर्फ वही था, ठीक है। फिर लुई 15वां आया है, 1715 से लेकर 1774 तक उसका राज रहा है। अब हम बात जो करेंगे, जो हमारी बुक है, जब आप उस बुक पर जाओगे, अपने पहले चैप्टर पे जाओगे, उसमें आगे देखोगे कि 18वीं सदी के उत्तरार्ध में फ्रांसीसी समाज को हम पहले देखेंगे, क्रांति की बात करेंगे, लेकिन उस क्रांति का मेन रीज़न क्या था, वो हुई क्यों थी, कारण क्या बना उसका, हम उसे देखने से पहले उसकी पिछली जो पूरी पृष्ठभूमि जो बन के तैयार हुई है, क्यों बना वो, आखिर ऐसा हुआ क्या था कि इतनी बड़ी क्रांति आ गई कि जिसने पूरा कुछ बदल कर रख दिया, उस देश का संविधान तक बदल कर रख दिया। हम पहले उन कारणों को पढ़ेंगे, फिर हम देखेंगे कि वो क्रांति ने कौन सा रूप लिया, कितना भयंकर रूप था वो, कि सब कुछ वहाँ पर बदल गया है। अब हम यहाँ से पढ़ना इसको शुरू करते हैं। ये सन 1774 की बात है, ठीक है, जिसमें बुर्बो राजवंश का जो लुई 16 था वो फ्रांस की राजगद्दी पर बैठ गया। उस समय जो उसकी एज थी, जो उसकी उम्र थी, वो कितनी थी, 20 साल थी, और उसका विवाह ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मैरी एंटोइनेट से हुआ था। राज्यारोहण के समय उसने राजकोष खाली पाया। अब आप यहाँ से एक छोटी सी बात समझिए, एक राजा है, राजा राजगद्दी पर बैठ गया है। अच्छा, आप सबने सोचा होगा राजा कैसा होता है, उसके पास बहुत सारा धन है, बहुत सारा सामान है, उसका पूरा राजमहल है, नौकर हैं, चाकर हैं, सब कुछ, उसके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। अगर हम किसी एक राजा की बात करें तो हम राजा को ऐसा पाते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि एक ऐसा राजा जिसका राजकोष क्या था, खाली था, जिस राजा के पास, मतलब कि उसका जो राजकोष था, राजकोष का मतलब क्या होता है, एक राजकोष एक ऐसी चीज़ होती है जहाँ से वो आम जनता की ज़रूरतों को भी पूरा करता है, लेकिन जहाँ से जनता की ज़रूरत पूरी हो वही चीज़ खाली थी। अब यहाँ से सब चीज़ें जो है, सब टेंशन यहीं से शुरू होती है। भाई राजा बन गया है लेकिन पूरा राजकोष उसका खाली पड़ा हुआ है। लंबे समय तक चले युद्धों के कारण फ्रांस के वित्तीय संसाधन नष्ट हो चुके थे। वर्साय के विशाल महल और राज दरबार की शानो शौकत बनाए रखने की फिजूल खर्ची का बोझ, यहाँ देखो, यानी कि जो उनका विशाल महल है, जो उसका राज दरबार है, उसकी शानो शौकत, अब भाई वो राजा है, राइट, सीधी सी बात है, राजा है तो दिखावा भी होगा, शानो शौकत भी होगी। उस दिखावे को लेकर भी उसको इतना खर्च करना पड़ रहा था, यानी कि वो फिजूल खर्ची था। राजकोष खाली है लेकिन राज दरबार को इतना शानो शौकत दिखाने के लिए उस पर वो एक्स्ट्रा खर्च कर रहा है, यानी कि एक तरह से फिजूल खर्ची हो रही है, पैसा बेकार हो रहा है, मनी जो उसकी जो वहाँ की मनी है वो वेस्ट हो रही है, उस पर का बोझ अलग से उस पर आ पड़ा है। अब लुई 16 के शासनकाल में फ्रांस ने अमेरिका के 13 उपनिवेशों को साझा शत्रु ब्रिटेन से आज़ाद कराने में सहायता दी थी। अब मैं आपको इस पॉइंट के बारे में बताती हूँ, ये क्या था, जब अमेरिका का युद्ध चल रहा था ब्रिटेन के साथ में, राइट ना, तो उसको क्या था कि वो उससे अपने आप को अलग कराना चाह रहा था। अब उसने जो ये है फ्रांस है, इसने उसको क्या दिया, मतलब कि इसने उसको पैसे, उसकी जो वहाँ पर उस टाइम की उसकी जो करेंसी थी, लिवरे करेंसी होती है एक, जो मतलब कि उस टाइम पे थी फ्रांस में, जिस टाइम की क्रांति की बात है 1774 की जब हम अभी बात कर रहे हैं, तो उसने वहाँ उसमें उपनिवेश का साझा शत्रु ब्रिटेन को आज़ाद कराने में उसको सहायता दी, उसने उसको पैसे दिए, राइट, उसने उसको पैसे दिए हैं। किस कंडीशन में पैसे दिए हैं, खुद के पास उसके पैसे नहीं है लेकिन फिर भी उसने सामने वाले को दे दिए। अब क्या हुआ, इस युद्ध के चलते फ्रांस पर 10 अरब लिवरे से भी अधिक का कर्ज जुड़ गया है, राइट, जबकि उस पर पहले से ही 2 अरब लिवरे का बोझ चढ़ा हुआ था, यानी कि वो पहले से ही कर्ज में डूबा हुआ था। कुछ उसने वहाँ पर पैसे उनको निवेश कर दिए उसको अलग कराने के लिए, और मिला क्या उसको, कुछ नहीं, और भी उसने वहाँ पर दे दिया, तो उसके ऊपर क्या हुआ, और ज़्यादा कर्ज वहाँ पर बढ़ गया। सरकार से कर्जदाता अब 10% ब्याज की मांग करने लगे थे, यानी कि जिसने भी
फ्रांस को कर्ज दिया होगा। अब जैसे छोटा सा भी काम करने के लिए हमें बैंकों से लोन लेना पड़ता है, ऐसे एक देश चलाने के लिए भी जब हम अर्थव्यवस्था को देखेंगे वहाँ पर इस चीज़ को समझेंगे। तो उसने क्या कहा, उनसे पैसे कर्ज वालों ने क्या है उसकी 10% ब्याज की मांग वहाँ पर करने लगे कि हमें तो 10% चाहिए होगा भाई। तो इसके फलस्वरूप फ्रांसीसी सरकार अपने बजट का बहुत बड़ा हिस्सा दिनों दिन बढ़ते जा रहे कर्ज को चुकाने पर मजबूर हो गई है। अब उसका जितना भी पूरा उसका बजट बन रहा था, उनका ज़्यादातर हिस्सा वो किसमें, कर्ज को चुकाने में देने लगे। अपने नियमित खर्च जैसे सेना का रख रखाव, राज दरबार, सरकारी कार्यालयों या विश्वविद्यालयों को चलाने तक के लिए फ्रांसीसी सरकार करों में वृद्धि के लिए बाध्य हो गई और ये कदम भी उसके लिए नाकाफ़ी था। नाकाफ़ी मतलब ये कदम भी उसके लिए उस कर्ज की पूर्ति नहीं कर रहा था। अब आप एक चीज़ देखो यहाँ पर, एक कोई मान लिया जाए आपके पास एक खाली बर्तन है, राइट। ये पहले से ही खाली है, इसमें बस थोड़ा सा कुछ पड़ा हुआ है। यहाँ आपने इसमें से जो थोड़ा बहुत बचा हुआ था ये भी आपने इसमें डाल दिया और ये हो गया पूरा खाली। अब इसी की वजह से इस एक बर्तन में खाने वाले एक, अब पूरा परिवार मानकर चलिए, एक पूरा परिवार है, परिवार के पास थोड़ा बहुत था वो उसने दूसरे परिवार को दे दिया, यानी कि दूसरी जगह दे दिया। अब इसके पास कुछ भी नहीं है और इसके जो ये इधर से ये जो इतने सारे यहाँ पर जो खाने वाले हैं, अब ये बेचारे क्या खाएंगे। अब देखो, अब ये तो हो गया एक अगर हमारा हम घर की बात करें, एक घर में कितने प्रकार के बंदे होते हैं, हम पहले थोड़ा सा ये देख लेते हैं कितने तरह के लोग होते हैं। एक आदमी होता है जो कमाने वाला होता है, राइट। यहाँ हम एक ऐसे गांव की बात करते हैं, एक ऐसे शहर की बात करते हैं कि एक तो होते हैं इनमें पादरी, मैं इनको पादरी बोलूँगी, आप एक तरह से जैसे किसी मंदिर में पुजारी होते हैं, मंदिर होते हैं, एक तो हो गए इस तरह के आदमी हो गए, ठीक है, मंदिरों में रहने वाले पादरी होते हैं। वैसे ये चर्च में होते हैं, मैं आपको चर्च का बता दूं, चर्च वहाँ पर क्या है, जैसे हमारे यहाँ पे मंदिर है वहाँ पर क्या है, चर्च है। फिर एक तो हो गया ये आदमी हो गए, एक क्या हो गए जो बहुत ही अमीर आदमी होते हैं, यानी कि एक जो राजा राजशाही तरह के आदमी होते हैं, एक तरह के आदमी ये हो गए। और एक क्या हो गया, एक जो आम जनता, आम जन बोल सकते हो उनको, आम जनता बोल सकते हो, हम इनकी बात करेंगे। अब ये जो आम जनता है इसमें कौन कौन आ सकते हैं। अब कितने भाई चर्च में कितने पादरी हो सकते हैं, एक चर्च में 2, 4, 10, 20 जो भी होगा। तो इनके पास जो ज़मीन है और इनके पास जो ज़मीन है, इनसे कम ज़मीन इनके पास है। और आम जन में कौन आता है, सभी नौकरी पैसे वाले भी आ जाएंगे। बाकी के जितने हमारे पास जैसे कि रोज़मर्रा के काम करने वाले मजदूर वर्ग होता है, मजदूर वर्ग भी इसमें आ जाएगा। कृषक वर्ग यानी कि जो किसान हैं, खेती वाले हैं, वो भी इसमें आ जाएंगे। एक वो वाले बंदे हैं जो थोड़े पढ़े लिखे हैं और नौकरी कर रहे हैं, यानी कि जो नौकरी पैसा है वो भी इसके अंदर आ जाएंगे। उसके बाद इसमें वकील है, डॉक्टर है, ये सब कौन है, ये भी इसके अंदर आ जाएंगे। यानी कि एक वर्ग तो हो गया ये, एक वर्ग हो गया हमारा ये, और एक वर्ग हो गया हमारा ये। अब इनके रहने का देखो, कम से कम वहाँ की जो पूरी जनसंख्या थी, यानी कि अगर हम मान के चले 100 आदमी हैं, इन 100 में से 97 यानी कि 97 आदमी ये वाले हैं और सिर्फ 3 आदमी कौन है, ये वाले हैं। अब आप सीधी सी एक बात है, इनको अब इन वाले आदमियों के लिए रहने के लिए जगह कम है। सबसे पहली तो जगह कम है, इनके पास जगह भी ज़्यादा है। 3 आदमियों को इतनी जगह है, इस जगह में से इतनी जगह पे तो इतने सारे आदमी रह रहे हैं और इतनी जगह में ये सिर्फ 3 आदमी रह रहे हैं। इस तरह से इनका जो बंटवारा हुआ था उस देश का, इस तरह से मतलब कि वो बटा हुआ था, इन तीन पार्ट्स में वो बटा हुआ है, ठीक है। अब सारा जो इतना भी वहाँ से कर्ज, जितना भी वो टैक्स लेते थे, जो भी सब लेते थे, वो किन पे से लेते थे, इन पे से लेते थे, यानी कि सबका टैक्स ये चुकाते थे। लेकिन पैसा सबसे ज़्यादा किस पे था,
इनके पास था। इनका खर्चा भी ये चलाते थे, अपना खर्चा भी ये चलाते थे, और इनकी जो एक तरह से आप ये समझिए आधे से ज़्यादा ज़मीन इनके पास थी, तो सब चीज़ें इनके पास ही थी। टैक्स ये भी इनसे टैक्स लेते थे, ये भी इस गवर्नमेंट को भी टैक्स देना होता था, और साथ ही साथ इनको चर्च वालों को भी टैक्स देना होता था। ये सारे काम भी ये करते थे, और इनके पास खाने पीने के लिए कुछ मतलब कि इनको कमाई करनी पड़ती थी। और जब इन्हें खाने के लिए कोई चीज़ खरीदनी होती थी, तो अगर वो चीज़ 1 रुपये की है, मान लिया जाए कि वो चीज़ 1 रुपये की है, तो वो 1 ही रुपये की चीज़ इन्हें कितने की मिलती थी? 50 रुपये की मिलती थी। एक रोटी खाने तक के लिए भी इनको टैक्स भरना पड़ता था, हर चीज़ पे इनकी टैक्स लगा हुआ था। एक ऐसा आप साम्राज्य की बात हम कर रहे हैं, ठीक है। अब हम इसमें थोड़ा पहले आगे देख लेते हैं, फिर आगे की बात करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, पहले से उस पर कर्ज था, अब वो 10% उस पर और ज़्यादा बजट का हिस्सा दिनों दिन बढ़ते जा रहे। कर्ज को चुकाने पर मजदूर थी, जो उसके रख रखाव थे उनके लिए भी वो नहीं हो पा रहा था। तो 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज 3 एस्टेट्स में बटा था, ठीक है। जैसे मैंने अभी आपको बताया है, इसी तरह वो 3 एस्टेट्स में बटा हुआ था। और जैसे प्रथम पादरी वर्ग, दूसरा कुलीन, तीसरे में क्या था, बड़े व्यवसायी हो गए, व्यापारी, अदालती कर्मचारी, वकील, सब हो गए हैं। सब आपको देखो साफ साफ यहाँ पर देख रहे हो, किसान है और कारीगर है, छोटे किसान है, भूमिहीन, मजदूर है और नौकर है, यानी कि 3। अब इनमें भी ये देखो सबसे पहले जो हैं वो कौन है? व्यापारी हैं, जिनके पास पैसा ज़्यादा होगा, भाई वकील हैं, कर्मचारी हैं, अदालत का काम चलाने वाले। दूसरे नंबर पे किसान और कारीगर हो गए। तीसरे नंबर पे छोटे किसान हो गए, जिनके पास थोड़ा कुछ होता है खाने के लिए। भूमिहीन है, उनके पास मतलब कि उनके पास ज़मीनें भी नहीं हैं। मजदूर हैं वो, और नौकर हैं। और सबसे ज़्यादा आपको जान के अचरज होगा, सबसे ज़्यादा टैक्स भी बेचारे यही लोग पे करते थे उस टाइम पे, यानी कि उनको प्रथम एस्टेट वालों को भी देना होता था, और अपने से जो गवर्नमेंट है उसको भी देना होता था, यानी कि उनका खर्च भी एक तरह से यही चला रहे थे। और एक ऐसा वर्ग चला रहा था जिसके पास खुद के लिए भी शायद नहीं था, उसे दूसरे का मुंह देखना पड़ता था खुद के लिए भी। चलिए ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। केवल तीसरे स्टेट्स के लोग ही जनसाधारण को ही कर अदा करते थे। कर यानी कि टैक्स। कर क्या होता है? टैक्स अदा करते थे, यानी कि भरते थे। वर्गों में विभाजित फ्रांसीसी समाज मध्यकालीन सामंती व्यवस्था का अंग था। प्राचीन राजतंत्र पद का प्रयोग सामान्यतः सन 1779 से पहले के फ्रांसीसी समाज एवं संस्थाओं के लिए होता है। इसमें आपको देखो जैसे कि चित्र में पूरा ये दर्शाया हुआ है, पूरी आबादी में लगभग 90% किसान थे। 90% वहाँ पर क्या थे? किसान थे। लेकिन जमीन के मालिक किसानों की संख्या बहुत कम थी। अब इनमें भी क्या था, 90% में भी बहुत कम आदमी ऐसे थे जिनके पास जमीनें थी, राइट। फिर लगभग 60% जमीन पर, अब 60% जमीन की अगर मैं बात करूं, ठीक है, 60% जमीन की मैंने यहाँ पर बात की, 60%। अब इसमें से कितना बचा? 40 बचा। अब उस 40 में भी कुछ के पास ही जमीन है, ठीक है ना, और ये 60% दूसरों के पास है। अब ये टैक्स कौन भरेगा? ये 40 वाले भरेंगे। इनको नहीं भरना है, जिनके पास ज़्यादा है इनको नहीं भरना होता है, लेकिन जिनके पास 40% है उनको ये टैक्स भरना है। अब जमीन के जो मालिक थे उनकी संख्या कम थी। 60% जमीन पर कुलीनों, चर्च और तीसरे स्टेट्स के अमीरों का अधिकार था, यानी कि जो हमारा थर्ड वाला स्टेट्स है और जिसमें हमारा व्यापारी वर्ग है, इसको, ठीक है, इन सब के लिए के अमीरों का ही अधिकार था ज़्यादा। पर प्रथम 2 स्टेट्स कुलीन वर्ग एवं पादरी वर्ग के लोगों को कुछ विशेष अधिकार जन्मता का मतलब होता है जन्म के साथ ही अगर किसी को कोई अधिकार मिल जाए। जैसे अगर मान लिया जाए, क्या ऐसा हो सकता है कि जिसने डॉक्टर के घर में जन्म लिया हो वो डॉक्टर ही कहलाएगा या वो डॉक्टर ही बनेगा? ऐसा हो सकता है? भले वो पढ़े लिखे ना पढ़े, ऐसा थोड़े ना होगा। या कोई अगर एक बार मान लेते कोई टीचर बन गया है, तो यानी कि जो उसका बच्चा होगा वो भी टीचर ही बनेगा? ये भी ज़रूरी नहीं है। वो तो पहले उसके पास डिग्री आएगी तभी तो बनेगा, लेकिन उनको क्या है, जन्म से ही विशेष अधिकार प्राप्त है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण विशेष अधिकार क्या था? राज्य को दिए जाने वाले करों में छूट, यानी कि जो राज्य को टैक्स दिया जाता था, गवर्नमेंट्स को जो टैक्स भरा जाता था उसमें उनको छूट थी।
सिर्फ ये थर्ड स्टेट्स वाले जो हमारे जो तीसरे स्टेट्स वाले जो लोग थे उनको ये टैक्स पे करना होता था। कुलीन वर्ग को कुछ अन्य सामंती विशेष अधिकार भी थे, जैसे वह किसानों से सामंती कर वसूल करता था। किसान अपने स्वामी की सेवा, स्वामी के घर एवं खेतों में काम करते थे। सैन्य सेवाएं देना अथवा सड़कों के निर्माण में सहयोग आदि करने के लिए वो बाध्य थे। यानी कि उन्हें जो सेकंड स्टेट्स वाले जो लोग हैं उनके घरों में, खेतों में वो काम करते थे, या अपने ही, या हम थर्ड स्टेट्स की बात करते हैं जहाँ पर ये बड़े किसान हैं। यहाँ क्या कौन है? ये बड़े किसान जो हैं, या मजदूर वर्ग जो हमारा कारीगर वर्ग है, जो यहाँ पर छोटे किसान हैं या फिर जो मजदूर वर्ग है वो क्या करते थे? इनके यहाँ पर काम करते थे। ठीक, चर्च भी किसानों से करों का एक हिस्सा, जिसको टाइद, धार्मिक कर के रूप में वसूलता था। ऊपर से तीसरे स्टेट्स के तमाम लोगों को सरकार को तो कर चुकाना ही होता था। इन करों में टाइल, यानी कि जिसको वो प्रत्यक्ष कर बोलते थे, डायरेक्ट टैक्स जिसको हम बोलते हैं, और अनेक प्रत्यक्ष कर शामिल थे। अप्रत्यक्ष कर यानी कि उस टैक्स का पीछे, जैसे कि कैसे अप्रत्यक्ष कर कौन से होते हैं? जैसे चाय पत्ती पर टैक्स लगता है, जो चीज़ें हम दुकानों से खरीदते हैं, जो उस पर जो आपने देखा होगा ना, उस पर टैक्स लगता है, वो टैक्स कैसा होता है? वो अप्रत्यक्ष कर होता है। जैसे नमक है, तंबाकू है, और रोजाना की जो उनकी अपनी चीज़ें थी उन पर वो टैक्स लगता था। इस प्रकार राज्य के वित्तीय कामकाज का सारा बोझ करों के माध्यम से जनता वहन करती थी। अब क्या हुआ? यानी कि उनका जो राजमहल था उसको चलाने का काम हो, या उनका जो कर्ज था उसको उतारने की बात हो, या फिर बाकी जितने भी उनके खर्चे हैं, उठा कौन रहा था उनको? जो सबसे निचले यानी कि जो मजदूर वर्ग था, ये सब उनको, उनका बोझ पूरा का पूरा वो उठा रहा था। अब हम इसका जो पॉइंट नंबर 1 है वो क्या है? जीने का संघर्ष। जीने का संघर्ष क्यों था? क्योंकि जब फ्रांस की जनसंख्या सन 1715 में 2.3 करोड़ थी, जो 1789 में बढ़कर 2.8 करोड़ हो गई है, यानी कि जनसंख्या तो आपकी इतनी बढ़ गई है, तो उससे क्या होगा? जो खाने की मांग होगी, अनाज की मांग होगी, वो क्या है? फिर तो वो भी बढ़ेगी। लेकिन ज़मीनें तो उनके पास कम है, संख्या उनकी बढ़ चुकी है। अब यहाँ आप ये देखो, यानी कि 2.1 करोड़ में से 90% जो थे वो कौन थे? वो इस वाले स्टेट यानी कि थर्ड स्टेट के लोग थे। बाकी जो हमारे 10% बचे वो ऊपर वाले हो गए। अब ये सारा कर्ज जो था इनको उठाना है, यानी कि सारी जिम्मेदारी इनके कंधों पे, लेकिन इनको अधिकार कुछ भी नहीं है। ठीक है, अधिकांश लोगों के मुख्य खाद्य क्या था? पाव रोटी है, उस पे उसकी कीमत में भी वृद्धि हो गई है। अधिकतर कामगार कारखानों में मजदूरी करते और उनकी मजदूरी मालिक तय करते थे। अब यहाँ आप देखिए, आप कोई काम करते हो, आपने 1 दिन काम किया, 10 दिन काम किया, 15 दिन काम किया, आपको ये कोई अधिकार नहीं है कि आप ये बोलोगे कि मुझे इतने दिन का इतना पैसा लेना है या मुझे इतना पैसा लेना है। आपकी जो कीमत है उसको भी कौन? मालिक तय करेगा कि अगर तुम मेरे यहाँ 10 दिन काम करोगे मैं तुम्हें 10 रुपये दूंगा या मैं तुम्हें 5 रुपये दूंगा। इस तरह से मालिक काम करता था। उनके काम की कोई वैल्यू नहीं थी, उनको तो सिर्फ दिन के हिसाब से पे कर दिया जाता था। लेकिन मजदूरी महंगाई की दर से नहीं बढ़ रही थी। अब पता चला, यानी कि जितनी महंगाई थी उसके अनुसार वहाँ पर मजदूरी नहीं बढ़ रही थी। फलस्वरूप क्या था? जो अमीर और गरीब थे उनके जो बीच की खाई है वो क्या? चौड़ी होती चली गई। स्थितियां तब और बदतर हो जाती है जब सूखे या ओले के प्रकोप से पैदावार गिर जाती है। वहाँ पर एक सर्दी ऐसी आती है, सर्दियों में होता है, तो जो सूखा पड़ता है, ओले पड़ते हैं, उससे जो पैदावार होती है, यानी कि जो किसान होते हैं उनकी जो खेती होती है उसमें गिरावट पैदा हो जाती है। गिरावट क्योंकि वो ख़राब हो जाती है, वो नहीं हो पाती है, तो उसकी वजह से वो और ज़्यादा बेचारे गरीब हो जाते हैं। इससे जो रोजी रोटी है उसका भी संकट उनके लिए पैदा हो जाता है। ऐसे जीविका संकट प्राचीन राजतंत्र के दौरान फ्रांस में काफ़ी आम हो चुके थे, और उसका सबसे बड़ा रीजन आप सब समझ ही चुके हो, जो वहाँ की पूरी अर्थव्यवस्था है वो पूरी गड़बड़ा चुकी थी। राइट, आज इस वाले क्लास के साथ में आपके लिए एक होमवर्क भी आया है। एक बार हम आपका होमवर्क देख लेते हैं। यहाँ आपका होमवर्क क्या है? यहाँ आप देखो, ये सब आपके बुक से ही है। यहाँ लिखा हुआ है खराब फसल। ठीक है, खराब फसल के बाद सीधा जब आप जाओगे आपको एक डब्बा या खाना आपको खाली मिलेगा, उसके बाद फिर से मिलेगा, और आगे लिखा हुआ है अब गरीब गुरबा पाव रोटी नहीं खरीद पाएंगे। अच्छा, फसल खराब हो चुकी है,
उसके बाद क्या होगा और उसके बाद क्या होगा जिसकी वजह से गरीब अब रोटी नहीं खरीद पाएगा। उसकी वजह से क्या होगा, नीचे फिर आपको एक फिल करना है। फिल करने के बाद फिर क्या है, महामारी आएगी। महामारी से क्या होगा ये भी आपको बताना है। फिर आपको जो सेकंड बॉक्स है उस बॉक्स को भी आपको, जो लास्ट वाला बॉक्स है इसके साथ आपको यहाँ पर भरना है। नीचे जो भरने के लिए है वो क्या है, खाद्य दंगे, अन्न अभाव, मृतकों की संख्या में वृद्धि होगी, खाद्य पदार्थों की बढ़ती कीमत होगी और इसके लिए इसका कमज़ोर शरीर होगा। अब आपको इसको फिल भी करना होगा। जल्दी से आपको जो भी इसमें लग रहा है तब तक आप इसको जल्दी से करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं आपको बताती हूँ इसको हम किस तरह से भर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर उसने क्या कहा है, खराब फसल की बात की है। अभी नहीं हटाना। पहले इसने क्या कहा है, खराब फसल। यहाँ पर जो फसल है वो खराब हो चुकी है, किसकी वजह से, जो ओला वृष्टि हुई है, जो ओले पड़े हैं उसकी वजह से वो पूरी की पूरी वहाँ पर नष्ट हो चुकी है। फिर आपको 2 खाने हैं, इनको फिल करना है। अब इसके लास्ट में 4th नंबर पे क्या दिया है, अब गरीब गुरबा पाव रोटी नहीं खा पाएगा। पाव रोटी नहीं खा पाएगा। कौन नहीं खा पाएगा, गरीब आदमी अब पाव रोटी नहीं खा पाएगा। उसके बाद में यहाँ पर इसको महामारी यहाँ बढ़ चुकी है। फिर हमें इसको फिल करना होगा और इसके फिल करने से पहले लेकिन आपको इसको महामारी को भी जोड़ना होगा कि किससे कौन सी चीज़ यहाँ पर जुड़ेगी। ठीक है, आपको इस तरह से फिल करना है। यहाँ फसल खराब हो गई है, किस वजह से, फसल खराब होने से क्या होगा, उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से रोटी नहीं खा पाएगा। उसके बाद फिर आपको पहले ये वाला बॉक्स फिल करना है, इससे महामारी फैलेगी। फिर महामारी के बाद क्या होगा ये आपको बताना होगा और इसकी वजह से इसको भी हमको इससे जोड़ना होगा। अब यहाँ देखिए, सबसे पहले यहाँ पर क्या था, अन्न, खराब फसल की वजह से क्या होगा, अन्न अभाव, यानी कि अन्न का अभाव हो जाएगा। अब जब अगर अन्न का अभाव हो जाएगा यानी कि कोई चीज़ कम हो जाएगी तो उसका क्या होगा, उसकी कीमत बढ़ जाएगी, बढ़ती कीमतें। अभाव होने के बाद क्या होगा, उसकी कीमत बढ़ जाएगी और कीमत बढ़ने से जो गरीब गुरबा आदमी होगा वो क्या होगा, वो पाव रोटी भी अब नहीं खा पाएगा। यहाँ तक क्लियर आया। जब ये नहीं खा पाएगा तो क्या होगा, खाद्य दंगे बढ़ेंगे, खाद्य दंगे बढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, शरीर कैसा हो जाएगा, कमजोर शरीर हो जाएगा। लास्ट में हमारे कौन कौन से और रह रहे हैं, ठीक है, मृतकों की संख्या। पहले हम यहाँ क्या करेंगे, इससे कमज़ोर शरीर हो जाएगा, कमज़ोर शरीर हो जाएगा और शरीर के कमज़ोर होने से महामारी होगी और महामारी से क्या होगा, मृतकों की संख्या में वृद्धि होगी, संख्या में वृद्धि होगी। ठीक है, और क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, फिर इसी की वजह से खाद्य दंगे भी बढ़ेंगे और जिनकी वजह से भी मृतकों की संख्या में वृद्धि होगी। ये यहाँ पर आपको फिल करना होगा। राइट, आई होप कि आप समझ गए होंगे। खराब फसल होने से अन्न का अभाव होगा, अन्न के अभाव होने से कीमतें बढ़ेंगी, कीमतें बढ़ेंगी तो जो गरीब आदमी होगा वो रोटी, जो पाव रोटी है वो नहीं खा पाएगा। उसकी वजह से शरीर कमज़ोर होने की वजह से महामारी फैलेगी और महामारी फैलने से मृतकों की संख्या में वृद्धि हो जाएगी और फिर हम इसको भी जोड़ देंगे, खाद्य दंगे बढ़ेंगे और उनकी वजह से भी मृतकों की संख्या में वृद्धि हो जाएगी। आप इसको भी समझ गए होंगे। अब हमारा जो अगला पार्ट होगा, फिर हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे जो इन सब के विरोध में, इन सब के विरोध में जो मध्यम वर्ग है, यानी कि जो सबसे नीचे वाला जो हमारा स्टेट होगा वो क्या होगा, वो अब उभर के आएगा। किसके खिलाफ खड़ा होगा, राजा के खिलाफ खड़ा होगा। वो राजा के खिलाफ खड़ा होके आगे क्या होने वाला है, इस चीज़ को देखने के लिए अब आपको अगली वीडियो का इंतज़ार करना होगा। अब हम अगली वीडियो में जो करने वाले हैं, जो पढ़ाने वाले हैं,
हम उसमें पूरा आपको चित्र दिखाएंगे, पूरे चित्रों के साथ बताएंगे कि कैसा वहाँ का राजा जो राजमहल था वो किस प्रकार का था, यानी कि जो वर्साय है वो कैसा है, कैसे वहाँ पर दंगे होते हैं, किस तरह से जो राजा है वो हटता है। भाई सीधी सी बात है, जब वो 1792 में जब वो हटेगा उसकी कंडीशन क्या होगी, वो जो दंगे होंगे वो क्या होगा, कैसे उसको हटाया जाएगा, वो सब हम पढ़ेंगे। लेकिन उसके लिए हमें अगली वीडियो का इंतजार करना पड़ेगा। जाने से पहले मैं एक बार आपको अपना नाम और बताती जाऊं। मेरा नाम कल्याणी त्यागी है और आप मेरे से यहाँ हिस्ट्री वाली क्लास में जुड़े रहना है। आप सभी को शेयर जरूर करना है, अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड्स को जो आपकी क्लास में है उन तक इस वीडियो को पहुँचाना होगा और उनको बताना होगा कि अब आपको घर बैठे यहीं पर पूरी किताब जो आपकी है 9th वाली हिस्ट्री की, उसका पूरा सॉल्यूशन आपको आपके घर बैठे मिल जाएगा। तो आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं होगी, मैं खुद आपके घर आपको पढ़ाने के लिए आऊँगी। बस आपको करना क्या होगा, वीडियो पर क्लिक करके इसको ओपन करना होगा। नीचे एक शेयर वाला जो बटन होता है, आपसे बहुत समझदार हो, टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए बच्चे हो तो शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ में, जिससे बाकी बच्चे भी हमारी क्लासेस से जुड़ सकें और घर बैठकर इन वीडियोस का आनंद ले सकें। ठीक है, तो बच्चों अब हम चलते हैं, अब हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।